ठीक है, हमारा आज का नया टॉपिक है मैथमेटिकल मेथड्स। और बेसिकली ये एक इस चैप्टर में आप एक नए तरीके का मैथ्स सीखोगे, वेक्टर को ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करने का मेथड। किसको? वेक्टर्स को। तो बेसिकली इसका पुराना नाम इसका स्केलर एंड वेक्टर्स भी हुआ करता है। तो इसके अंदर आप स्केलर और वेक्टर के बारे में पढ़ते हो। 9th क्लास में आपने पहली मरतबा पढ़ा होगा स्केलर और वेक्टर के बारे में, बराबर है? तो देखो, स्केलर्स क्वांटिटीज जो अभी तक आप नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करते थे, वो हमारा एक सिंपल अलजेब्रा होता है। कौन सा अलजेब्रा? एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का। लेकिन वेक्टर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करने के लिए आपको एक नया मैथ सीखना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। क्या बोलते हैं? तो वेक्टर को ऐड सब्ट्रैक्ट करने का या मल्टीप्लाई करने का मेथड क्या है? अलग है हमारे जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन से। समझ आ रहा है? तो वही हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। और उससे पहले ये भी समझेंगे कि स्केलर्स क्या होता है और वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर में स्केलर और वेक्टर का डेफिनेशन ही करना है। ओके, तो यहां पर देखो, ओके, स्केलर्स क्वांटिटी क्या होती है बच्चों? विच कैन बी डिस्क्राइब विद मैग्नीट्यूड ओनली या अलोन। हो गया डेफिनेशन। व्हाट आर स्केलर्स? या स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी ऐसे पेंसिल से लिख लो अपने टेक्स्ट बुक में। और ये साइड हेडिंग हो गया हमारा विच कैन बी। क्या बोलोगे? विच कैन बी डिस्क्राइब्ड विथ मैग्नीट्यूड अलोन। क्या लिखोगे? समझ आ रहा है? स्केलर क्वांटिटीज को थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हो, आप बना भी सकते हो। दोज क्वांटिटीज विच कैन बी, क्या बोलोगे? दोज क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब्ड विद मैग्नीट्यूड अलोन आर कॉल्ड स्केलर्स। क्या बोलेंगे? या ऐसे भी लिख सकते हैं, क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब्ड विद मैग्नीट्यूड अलोन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ रहा है? ओके, अच्छा, उसके बाद यहां पर आप नीड टू बी के कैन बी कर लो, जैसा वहां पर दिया हुआ है। विच कैन बी डिस्क्राइब विद मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। या विच नीड भी लिख दो, एक काम करो, नीड टू बी, विच नीड टू बी। क्यों? क्योंकि यहां पर जरूरी हो जाती है ना चीज। समझ आ रहा है? अगर आप इन दोनों में से एक भी नहीं बताते हो तो वो डिस्क्राइब नहीं हो पाएगा। वेक्टर को बताने के लिए आपको क्या चाहिए? उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दो। अच्छा, इसका डेफिनेशन आपको अपने नोट्स में भी मिल जाएगा। नोट्स मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारे बच्चों को मिल गई होगी। एक आध बच्चे और रहे होंगे जो नए होंगे या जिनका फीस नहीं आया होगा, तो उनको नहीं मिला होगा। है ना? ऑलमोस्ट मिल गया है ना नोट्स? हाँ, ओके। मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि स्केलर और वेक्टर में क्या फर्क है। जैसे बहुत बच्चों को समझ है मैग्नीट्यूड मतलब क्या। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। ये डेफिनेशन लिखवा देता हूं, लेकिन आपको नोट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये देखो, यहां पर स्केलर का अच्छा यहां भी मिल जाएगा आपको। इधर देखो, फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर्स। मिल गया पूरा डेफिनेशन। दिख रहा है? ये वाला याद करना बच्चों, यहां से। ठीक है, ये वाला याद करना। और वेक्टर्स का भी मिल जाएगा यहां पर। देखो, फिजिकल क्वांटिटीज विच नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स। अच्छा, दोनों में एग्जांपल्स भी याद कर लेने हैं। तो एग्जांपल तो पहले एक काम करता हूं, मैं एग्जांपल समझाता हूं, फिर हम लोग एग्जांपल की पे आते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बताता हूं मैं आपको। ये कोई ए पॉइंट है, ठीक है?
यहां पर कोई बबलू खड़ा है ए पॉइंट पर, कौन? ये ए पॉइंट से जाता है बच्चों बी पॉइंट पर, और मान लीजिए ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कितना है? 5 किलोमीटर कवर करता है ए टू बी जाने में। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, डिस्टेंस कितना कवर किया ए से बी जाने में? 5 किलोमीटर। और अपनी जगह से कितना हटा, डिस्प्लेस कितना हुआ? अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों क्या हुए? सेम हो गए। क्लियर है बात अभी दोनों? अच्छा, अगर फर्दर ये और आगे जाता है बिना डायरेक्शन चेंज किए और सीधा जाता है, 5 किलोमीटर और कवर करता है, तो अब डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है? अच्छा, यहां से अपने को ये समझ आया, जब तक ये बबलू अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? अच्छा, अब फॉर एग्जांपल बच्चों, ठीक है, लेफ्ट टर्न ले लेता है ये। क्या ले लेता है? लेफ्ट टर्न ले लेता है। ठीक है, और यहां पर आप मान लीजिए चलो अगेन 5 किलोमीटर ही ले लेता हूं। ये 5 किलोमीटर कवर करता है। कितना? 5 किलोमीटर कवर करता है। अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, तो आप पूरा मेजर करोगे ना? कितना? 15। अच्छा, अपनी जगह से डिस्प्लेस कितना हुआ है? तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टकट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आप डेफिनेशन पढ़ते थे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? ये ना, डायरेक्ट शॉर्टकट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? इनिशियल और फाइनल का शॉर्टकट हो गया। समझ गए बात को? अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, जब तक ये सीधा सीधा जा रहा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जैसे ही लेफ्ट टर्न मारा, कोई भी डायरेक्शन चेंज करोगे, लेफ्ट राइट पीछे आ जाओगे, डायरेक्शन अगर आपका बदलेगा तो फर्क किसको पड़ा? डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन डिपेंडेंट है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस आप कैसे भी चलेगा, आप राइट लो चाहे लेफ्ट लो, समझ आ रहा है? ये पूरा कैलकुलेट होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे अगर ये 5 किलोमीटर यहां चला, मान लो 5 किलोमीटर राइट में आता, तब भी डिस्टेंस कितना होता? बराबर के नहीं? अच्छा, 5 किलोमीटर पीछे आता, डिस्टेंस कितना होता? नहीं, डिस्टेंस डिस्टेंस सुनो, 5 ऐसे गया, 5 ऐसे गया, फिर 5 पीछे आया, तो डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। नहीं समझे बात को? ये देखो, बबलू को यहां से यहां ले जाता हूं, रुको। बबलू ए पे था, कहां चला गया? बी पे 5 किलोमीटर कवर किया, फिर सी पॉइंट फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर, फिर वापस 5 पीछे आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने? 15। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां से यहां ये डिस्प्लेस कितना हुआ है, नहीं आई बात समझ में? सर आ गया, अरे सर आई नहीं। अच्छा, ये वापस ए पॉइंट पर अगर आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? अपनी जगह से हटा ही नहीं है, मतलब डिस्टेंस कितना कवर करके आया ये? 20 किलोमीटर। कुछ आ रहा है फर्क, समझ में आ रहा है? तो डायरेक्शन डिपेंडेंट कौन हुआ, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस? डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये फर्क उसको पड़ रहा है। आई बात समझ? तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कौन है? वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्टेंस आपका कौन है? स्केलर क्वांटिटी है, जिसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है या डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, ठीक है। और ये भी बात ध्यान रखना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम फिर के कहीं पर भी, ठीक है, वापस घर पे आ जाता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 रहेगा। समझ आ रहा है? हाँ, मैग्नीट्यूड। अच्छा हुआ, सही बात बताया। ये जो नंबर बात कर रहे हैं ना, यही मैग्नीट्यूड है। जो नंबर बात करते हैं दैट इज दी मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन डिपेंडेंट बता दिया ना अभी मैंने। फॉर एग्जाम्पल सुनो सुनो, क्या? हाँ, 5 जो नंबर है ना वो मैग्नीट्यूड है, वो उसका यूनिट है। अब 5 नंबर जो भी रहेगा ना वो मैग्नीट्यूड होता है, और उसका यूनिट कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है फोर्स के बारे में अपन बात कर रहे हो, तो फिर वो 5 न्यूटन हो जाएगा।
कोई भी अलग अलग एनर्जी की बात कर रहे हो तो जूल हो जाएगा। तो जो नंबर है वो मैग्नीट्यूड होता है। समझ गए? साथ में यूनिट तो बदलता ही रहेगा ना। अच्छा, एक और बात अभी आपको, जैसे मैं आपको बोलूं कि A to B, A to A B C D, ये D पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। आप बता सकते हो ये AD कितनी होगी? देखो ये 10 हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा 5, √10² और 5√5 कितना आ जाएगा ये? कैसे आएगा आपको मालूम है ना, रूट के अंदर इसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा? और 25 पंजे 125 होता है, 25 का बाहर 5, 5√5 ये आ गया। बोलो 5√5 मैंने बता दिया। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड का डिस्प्लेसमेंट। समझ आ रहा है? सॉरी, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड उल्टा बोल दिया मैंने। तो इसको हम लोग S बार भी लिख सकते हैं। और साथ में बच्चों मैं देखो क्या लिख रहा हूं, इसको समझो। AD अलॉन्ग AD है ना, A to D, समझ आ रहा है? तो AD बार नहीं, रुको, आप इसको, हाँ AD बार लिख सकते हो उसको। AD बार मेरा डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन जब मैं उसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा, एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इसका मैग्नीट्यूड और साथ में उसका डायरेक्शन बताने वाला एक आता है, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। तो अब ये AD बार का यूनिट वेक्टर होता है AD कैप। इसके बारे में अलग से टॉपिक बात करेंगे। कोई भी वेक्टर को हम लोग कैसे बताते हैं, उसकी वैल्यू और उसका डायरेक्शन। वैल्यू तो AD कैप मतलब ये A से D के डायरेक्शन में, और इसकी जो वैल्यू होती है ना वो 1 होती है। तो मतलब इंटू करेगा तो कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो ये किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए। यूनिट वेक्टर नाम समझो, यूनिट यानी एक, समझ आ रहा है? जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, इसकी वैल्यू 1 है, लेकिन ये डायरेक्शन आपको बता रहा है कि A से D। डिस्प्लेसमेंट क्या है? आप फाइनली कहां पहुंचे? आप D पर। कहां से गए थे? तो AD, दिस इज द डायरेक्शन, AD कैप इज द डायरेक्शन, ऐसे बोल सकते हो। समझ आ रहा है? और इसकी वैल्यू ये बता रहा है 5√5। अभी अगर मैं ये दोनों चीज लिखूं तो आपको समझ में आ गया ना कि कहां पर बात कर रहे हैं अपन। मैग्नीट्यूड इसकी क्या ना, वैल्यू कितनी है 5√5, और डायरेक्शन भी पता चल रहा है कि A से D की तरफ। अगर ये DA कैप लिख दूं तो डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? तो आपको किसी भी वेक्टर को ये दो चीज में बताना पड़ता है, उसका मैग्नीट्यूड भी लिखना होता है और उसका क्या बताना होता है। समझ आ रहा है? वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा बच्चों? A to D में बात करूंगा मैं, A से D जाने में, तो पूरा कितना आ जाएगा? सिर्फ 15 किलोमीटर बस। क्या? दिस इज व्हाट डिस्टेंस। समझ आ रहा है? तो डिस्टेंस में कोई वेक्टर नहीं आएगा। समझ आ रहा है? डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होता है। विच नीड ओनली मैग्नीट्यूड फॉर इट्स डिस्क्रिप्शन। उसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ वैल्यू चाहिए आपको, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। डायरेक्शन डिपेंडेंट ही नहीं होता है वो। कुछ आई बात समझ में? ओके। तो खैर एक एग्जांपल तो सभी बच्चों को याद होना चाहिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कौन है? वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्टेंस कौन है? अच्छा, डिस्टेंस के लिए एक और वर्ड आएगा, याद रखिए, पाथ लेंथ। पाथ यानी रास्ता, उसका लेंथ, तो डिस्टेंस ही होता है, याद रहेगा। डिस्टेंस के लिए एक और वर्ड क्या आएगा? पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट के लिए यही रहेगा वर्ड्स। चलिए, अच्छा इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे हैं जो फिलहाल आप एग्जाम्पल याद करोगे। फिलहाल आप एग्जाम्पल अंडरलाइन कर लेना, यहां पर दिया होगा, ठीक है। ये देखो स्केलर के एग्जाम्पल याद करें बच्चों, मास, टाइम, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये सब जब भी आप बताओगे, सुनो बात को, आपका मास बता रहे होंगे आप, बराबर है, मान लो 50 kg, 50 kg, तो आप बताओ 50 kg इन नॉर्थ डायरेक्शन, 50 kg इन साउथ डायरेक्शन। डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होता ना ये मेरा मास, सही है। मास हो गया। टाइम, टाइम जब बता रहे होंगे, समझ आ रहा है, 8:15 इन नॉर्थ डायरेक्शन,
ऐसा कुछ होता है, समझ आ रहा है? तो टाइम अगेन इज अ स्केलर क्वांटिटी। सारे फंडामेंटल, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट भी आपका स्केलर ही है एक्चुअल में, टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं उसको। लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, वो तो यूनिट है। अच्छा, इधर ध्यान देंगे तो मेरे पास मास, टाइम, टेम्परेचर, डेंसिटी एटसेट्रा आर दी एग्जांपल ऑफ। अच्छा, इसके अलावा और एग्जांपल लिख सकते हैं आप। मैंने और क्या बताया आपको? डिस्टेंस बताया, समझ आ रहा है? उसके अलावा प्रेशर लिख लो, इसके अलावा वॉल्यूम लिख लो, ठीक है। डिस्टेंस और लेंथ हो गया ना, डिस्टेंस या पाथ लेंथ लिख लो। सारे डिराइव नहीं, हाँ, उसके लिए डायरेक्शन वाली कहानी आपको पता होना चाहिए। तो प्रेशर भी याद रखिएगा, स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर भी क्या है? वॉल्यूम, स्केलर है। और इसके अलावा कोई भी एनर्जी ले लो बच्चों, एक कैनेट, कोई भी एनर्जी, कैनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सब क्या हो गई? स्केलर क्वांटिटीज हो गई। समझ आ रहा है? इतने कर लो, इतने जितने। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है। अच्छा हाँ, स्पीड, स्पीड लिख लो। इतने एग्जाम्पल और लिख लीजिए, क्योंकि एमसीक्यू वगैरह में ना एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स पूछा जाता है। नोट किया इतना? अच्छा, एक चीज यहां पर देख रहे हो, स्केलर क्वांटिटीज को आप सिंपली सिंपल अलजेब्रा से आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई कर सकते हो। सिंपल अलजेब्रा जो आपने सीखा है अभी तक, ठीक है, कैसे ऐड करने का, कैसे सब्ट्रैक्ट करना, सिंपली डायरेक्ट ऐड, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट। वेक्टर्स के साथ ऐसा नहीं होता है। हाँ, वेक्टर में इनके बीच का एंगल क्या है वो पता होना चाहिए, डायरेक्टली ऐसे नहीं होगा। ये इतने एग्जांपल याद हो गए? मास बोलो, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर, ओके, डिस्टेंस यानी पाथ लेंथ हो गया। वॉल्यूम भी याद रखिए आपका कौन है, स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस और पाथ लेंथ। इसके अलावा स्पीड, एनर्जी कोई भी ले लो, कैनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी, सबकी सब क्या होंगी? स्केलर होंगी, ठीक है। वेक्टर्स पे बात करते हैं। ये एक्स्ट्रा एग्जांपल्स लिखा कि नहीं? ओके, अच्छा, यहां पर दूसरा वेक्टर का डेफिनेशन टिक मार्क करो। वेक्टर का डेफिनेशन टिक मार्क करो बच्चों। क्या बोल रहे हैं? फिजिकल क्वांटिटीज विच नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और उसको डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स। एग्जांपल में कौन हो जाएगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ठीक है, और भी लिखो, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, फोर्स, ठीक है, और मोमेंटम। अब ये सब आपको पता होगा, इनके बारे में पढ़ा है हमने, डिराइव क्वांटिटीज में नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। मोमेंटम, ठीक है, इंपल्स, हाँ, एक्सेलरेशन आ गया ना वो, ठीक है। और इसके अलावा एरिया, एरिया, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इस पे एमसीक्यू सवाल आता है बच्चों। एरिया का डायरेक्शन क्या होता है बताओ, बता जरा। ये आपके पास कोई एक रेक्टेंगुलर बुक है, हाँ, समझ आ रहा है? ये आपका, आप मान लीजिए दिस वेक्टर इज ए बार और दिस इज बी बार। इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे? लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं ना,
तो वैसे ही एक्चुअल में इसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, ए क्रॉस बी। मैं आपको सिखाऊंगा इसी चैप्टर में, लास्ट टॉपिक है। तो जब आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो इसका डायरेक्शन किधर आता है, बाहर की तरफ। ये अलग से टॉपिक है, डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन ये ध्यान रखो, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप बोलोगे वेक्टर अगर है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर होता है। कहां होता है, परपेंडिकुलर होता है। याद रहेगा फिलहाल, क्यों होता है, कैसे होता है, अपन आगे बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट जब डिस्कशन होगा तो। ओके याद रखेगा, एरिया पे सवाल आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आपका नीचे 3 क्वांटिटी स्केलर होंगी और एक जो है आपका एरिया दिया होगा। तो एरिया पे सवाल रहता है, एमसीक्यू सवाल। चलिए इतने एग्जांपल लिख लीजिए। और इसके अलावा कौन, हाँ वेट फोर्स में आ गया ना, वेट फोर्स में आ गया, वेट इज अ फोर्स। अच्छा अब आगे सुनो बच्चों, लेट अस स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं बच्चों फ्यू एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, जरा चेक कर लीजिए बच्चों। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेट इज अ फोर्स। फोर्स का डायरेक्शन होता है ना यार, जैसे अभी वेट के बारे में बात कर, वेट किधर एक्ट करता है, बता, वेट कहाँ एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो डायरेक्शन है कि नहीं है, क्या ऐसे एक्ट करता है, नहीं ना, हमेशा इधर, तू कहीं भी चले जा, वेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। समझ गया। मास का कैसे हुआ, फोर्स क्या है, वेट क्या है, m इंटू जी है। आप वेट और मास को सेम कैसे मान रहे हो, मास इज डिफरेंट, मेजर ऑफ इनर्शिया, भूल गए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ मैटर। ओके इधर सुनो, सबसे पहला वेक्टर हम लोग बात करने जा रहे हैं, जीरो वेक्टर। कौन सा वेक्टर, अच्छा इसके नाम में छुपा है, देखो वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसका डायरेक्शन होगा, समझ आ रहा है। अब मैं अगर जीरो वेक्टर बोलूं मतलब उसका जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी, लेकिन डायरेक्शन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आप बस में बैठे हो, कहां बैठे हो, अगर बस कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, कैसे चल रही है, इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, क्या आपको झटके लग रहे होंगे बस में, हाँ, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो आगे पीछे झटका लगेगा आपको, खड्डा आएगा तो बात अलग है, हाँ, मान लो एकदम नया एकदम रोड बना हुआ है, एकदम चिकना, क्या रे चिकने, एकदम नया रोड बना हुआ है और आपकी बस जो है वो एकदम कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, आपको कोई झटका नहीं लगेगा, ना आगे ना पीछे, एकदम स्टिल बैठे रहोगे आप, बराबर है। इस पॉइंट पर एसेलरेशन कितना होता है, जीरो होता है, क्या होता है, और एसेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, जीरो। लेकिन याद रखिए किसी भी वेक्टर को जब उसका मैग्नीट्यूड लिखा जाए, जीरो बार लिखता हूं मैं, क्या लिखेंगे, जीरो बार। इसका मतलब एसेलरेशन का डायरेक्शन है लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है, जीरो है, तो इसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। क्या बोलते हैं, तो एसेलरेशन वाला एग्जांपल याद रखना, एसेलरेशन वाला एग्जांपल याद रखिएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो उसका एसेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी बोलना जरूरी है क्योंकि डायरेक्शन भी चेंज नहीं करना है, तो एसेलरेशन विल बी जीरो। और ये एक एग्जांपल हो गया जीरो वेक्टर का। सुनो, जीरो वेक्टर का एक और नाम है नल। नल मतलब मालूम है आपको, वो वाला नल नहीं, समझ आ रहा है, नल यानी कुछ भी नहीं, बराबर, जीरो ही मतलब होता है उसका। अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, विद अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, डायरेक्शन रहेगा उसका, ठीक है, एनी आर्बिट्ररी डायरेक्शन रहेगा, एनी रैंडम डायरेक्शन रहेगा, इज कॉल्ड, ये लिखने की जरूरत नहीं है अगर आपको ये नहीं है, इसको रैंडम मतलब आता है, इसका मतलब एनी डायरेक्शन, कोई भी इसके पास डायरेक्शन होगा पर्टिकुलर डायरेक्शन, इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। अच्छा इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जीरो बार, इट इज रिप्रेजेंटेड एज जीरो बार। ए एग्जांपल,
ये वाला मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, आगे लिखा होगा देखो, मूविंग विथ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब सेम, वही हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी इज अ जीरो वेक्टर। समझ गए? ये एग्जांपल हो गया। ये वाला एग्जांपल भी समझा देता हूं। अगर बच्चों कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ, जैसे अभी आप बैठे हो, समझ आ रहा है, ऐसे बैठे हो, या कोई कार है आपके पास, है ना, ठीक है, पार्किंग में खड़ी हुई है, अब ये स्टार्ट होगी तो अब उसको मान लो पीछे का गियर नहीं लगाते, ये तो पीछे जा सकती है तो आगे, साइड तो नहीं जा सकती, तो इसका डायरेक्शन अगर मैं बात करूं तो डायरेक्शन तो है इसका, स्टार्ट होगी तो ऐसी जाएगी, सही बात, लेकिन इसकी अभी वैल्यू कितनी है, जीरो है, नहीं समझे बात को? तो वेलोसिटी का डायरेक्शन है कि अगर स्टार्ट होगा तो यही डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड गियर लगाया हुआ है तो बैकवर्ड लगाया तो पीछे जाएगा, तो डायरेक्शन है इसका, लेकिन वैल्यू क्या है, रुका हुआ है। तो स्टेशनरी मतलब समझ आता है, रुका हुआ ना। अभी आप लोग वो क्या नाम है, स्टेशन नहीं बोलते हो, बराबर है, बस स्टेशन होता है, ट्रेन का स्टेशन होता है, बस स्टॉप जिसको बोलते हैं। अब उसको स्टेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो रुका हुआ है, नहीं तो हम लोग ट्रेन को स्टेशन बोलते, और क्या नाम है, प्लेटफॉर्म जहां पर आप जाते हो उसको क्या बोलते, ट्रेन बोलते। फिर कैसे बोलते, हम लोग जोगेश्वरी ट्रेन में गए, ट्रेन पे खड़े थे और स्टेशन पे बैठ स्टेशन पे बैठ के चले गए, बराबर। ओके, तो स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, याद रखिएगा बात को, ये टर्म बहुत मर्तबा इस्तेमाल होता है न्यूमेरिकल्स वगैरह में, तो जब भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बोलते हैं समझ जाने का कि वो रुका हुआ, उसकी वेलोसिटी जीरो है। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी क्या है, तो मेरा इस केस में वी बार क्या होगा बच्चों, जीरो बार हो, क्या होगा, वी बार, और ये दूसरे वाले केस में ए बार आपका क्या होगा, जीरो बार होगा, खत्म हो गई बात। एग्जाम्पल समझ आया, कौन सा वेक्टर, जीरो वेक्टर। दो एग्जाम्पल यहां पर हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड विद अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, बहुत आसान है। ए व्हाट इज जीरो वेक्टर, व्हाट इज नल वेक्टर, अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड विद अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एग्जाम्पल में क्या बोलोगे, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, और एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। समझ आ रहा है, इज अगेन अ जीरो वेक्टर। चलो, रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट किसको बोलते हैं बच्चों, ये दो या दो से ज्यादा वेक्टर का नेट इफेक्ट होता है, क्या होता है, नेट इफेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, बच्चों हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, इधर ध्यान देंगे, हमारे पास कोई एक क्या है, ऑब्जेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल यही चेयर, ये चेयर ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, है ना, अब कैमरे में नहीं आएगा ये, ओके। चलो यहां बताता हूं एग्जांपल के थ्रू। ए फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट पे हम लोग क्या करते हैं, फोर्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, ये दो लोग हैं जो इसको फोर्स लगा के खींच रहे हैं, मान लो इसने लगाया 10 न्यूटन, इसने भी मान लो 10 न्यूटन लगाया, ये ऑब्जेक्ट किसकी तरफ जाएगा, बीच में जाएगा, क्योंकि इनका नेट किधर आएगा, नेट इफेक्ट किधर आएगा, बीच में आएगा। समझ आ रहा है, आप सीधा सीधा अगर यहां खींचना था तो आप ऐसे खींच सकते थे, लेकिन फॉर एग्जांपल यहां पर आप खड़े नहीं हो सकते, तो आप एक फोर्स यहां से और यहां लगाओगे, ऑब्जेक्ट यहां आएगा। नहीं आ रही बात समझ में? जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, ये आपकी एक कोई नदी है, बराबर है, हाँ, फ्रंट वाला, मेरे को तभी मेरे दिमाग में कुछ आया रहेगा, बता दूंगा, सुनो यहाँ पर। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई एक बोट है पानी में, और उसका मोटर खराब हो गया है, उसका क्या हो गया है, मोटर, तो ये आगे नहीं बढ़ सकती है। अब आप पानी में उतर के तो नहीं उसको खींच सकते हो, तो एक बंदा उधर खड़ा हुआ है, उसने रस्सी इधर पे फंसा दिया, ठीक है, और ये अब ये दोनों ऐसे खींचेंगे तो ये आगे बढ़ता चला जाएगा,
आया बात समझ में? तो नेट इफेक्ट इधर आएगा। समझो बात को। आप सीधा पानी में उतर के भी ऐसे खींच सकते हो, लेकिन फिर पानी में तैरना पड़ेगा ऐसा बांध के। अब कौन सा ज्यादा आसान है? समझ आ रहा है? ये साइड वाला ना, सूखे सूखे रहेंगे दोनों, और ये आगे भी बढ़ता रहेगा, और उसके लिए तैरना भी आना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट। अच्छा, और भी एग्जांपल बताता हूं, और भी एग्जांपल। ओके, अब इधर सुनो। अब ये 3 लोग हैं, ये बीच वाली जो है ये दोनों की फेवरेट है, तीनों भी लड़कियां ही है। तुम लोग और कहीं पहुंच जाते हो, या तीनों भी लड़के। ओके, अब ये फ्रेंड बोलती है कि मेरे पास आ, और ये बोलती है मेरे पास। अब सुनो बात को, तो दोनों ऐसे खींचने लगते हैं दोनों। मुझे एक चीज बताओ, अगर इन दोनों ने 10 न्यूटन फोर्स से 10 न्यूटन फोर्स लगाया हुआ, दोनों ने बराबर बराबर लगाया, नहीं तो 10 न्यूटन बहुत ज्यादा फोर्स नहीं रहे। हाँ, तो ये कहां रहेगा? ये उधर ही रहेगा, जो बीच वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये बीच वाली लड़की या लड़का वही रहने वाला है, कहीं जाने वाला। इसका क्या हुआ पता है? नेट फोर्स कितना हुआ? अगर ये वहीं रह रहा है तो नेट फोर्स कितना आ गया? रिजल्टेंट क्या हो गया? 0 हो गया। क्या हो गया? तो ये 10 है, ये 10 है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और वैल्यू सेम है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? लेकिन फॉर एग्जाम्पल यहां पर इसकी एक और फ्रेंड कोई आ जाती है, वो भी 10 न्यूटन लगा, तो 10 और 10 कितना हो गया? ये 20 न्यूटन। अब ये कहां जाएगा भाई? इस तरफ जाएगा। तो रिजल्टेंट कितना होगा इस तरफ? नेट फोर्स इस तरफ कितना लगेगा? देखो, इधर लग रहा है 20, इधर लग रहा है, तो अपोजिट में 10 लग रहा है ना, इधर ज्यादा लग रहा है, आपको पता है इधर ही भागने वाला है ये। तो आप 20 में से 10 निकाल दो, 10 बचा, और ये इधर जाएगा 10 न्यूटन फोर्स से। नहीं आई बात समझ में? बोलो सही है? तो इस तरीके से अपन रिजल्टेंट की बात करते हैं। अब ये अपोजिट और सेम डायरेक्शन वाला बहुत आसान होता है, लेकिन अगर इनके बीच में कुछ एंगल होता है तो आपको वहां पर फॉर्मूला लगाना होता है। समझ गए? डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। अच्छा, तो इसको कहते हैं बेसिकली रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? रिजल्टेंट बोलते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ 2 और मोर वेक्टर इज दैट सिंगल वेक्टर। रिजल्टेंट वो एक अकेला वेक्टर है, रिजल्टेंट वो एक अकेला वेक्टर है जो 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर का इफेक्टिव होता है, मतलब इनके बराबर होता है। इनके क्या होता है? जैसे मैं आपको बोलूं, यहां पर कितना लगाया था लास्ट वाली सिचुएशन में? 20, और यहां कितना लगाया था? 10। इनका जो रिजल्टेंट आया वो कितना आया पता है? 10 न्यूटन। कैसे आया? इन दोनों को माइनस करने पर, तो 20 माइनस 10। तो ये मेरा जो रिजल्टेंट है ना, इन दोनों का जो इफेक्टिव आएगा ना नेट, उसके बराबर होता है। उसके क्या होगा? बराबर। तो 20 माइनस 10 करके आ रहा है ना, ये कितना आ रहा है? 10। तो हाँ, 10 ज्यादा लग रहा है ना, वही रिजल्टेंट है अपना। तो वो इन दोनों से सॉल्व करके आता है, इसके बराबर होता है। ठीक है? दैट सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस बाय ऑल अदर वेक्टर्स टुगेदर। अब देखो, मैं 2 कहानी बताता हूं आपको, सुनो। अभी यहां पर कितने लोग थे जरा बताना? बीच में एक बंदा था या बंदी थी, और यहां पर कितने लोग थे? 2 लोग थे। ओके, और यहां पर एक था। सही है? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इधर पे इस बीच वाले बंदे पे फोर्सेस कितने लग रहे हैं, तो आप बोलोगे 2 फोर्सेस लग रहे हैं, एक 10 न्यूटन वाला, एक 20 न्यूटन वाला। कितना फोर्स लग रहा है? अच्छा, इनका नेट क्या आ रहा है? 10 आ रहा है, वो भी किधर आ रहा है? इस तरफ। ये नेट हो गया। अच्छा, यही सेम सिचुएशन अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि ये एक बंदे को यहां पर दूसरा बंदा खींच रहा है 10 न्यूटन से सिर्फ, और कोई नहीं है, क्या ये सेम कहानी नहीं हो गई? समझ आ रहा है?
तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन होता है? वो एक अकेला वेक्टर होता है जो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे एज प्रोड्यूस बाय टू और मोर वेक्टर्स टुगेदर। यहां पर कितने वेक्टर है? दो। दो का नेट क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। वैसे ही मैं एक सिंगल बंदे को खड़े करता हूं, बोलो 10 न्यूटन लगा, बाकी दो को हटा देता हूं, सेम आंसर आ रहा है। तो दिस वेक्टर इज दैट सिंगल वेक्टर which produces the same effect as produced by two vectors together। तो यहां पर टू लिया, टू और मोर अपन बात करेंगे, मैंने कंडीशन में दो ही बताया आपको। कुछ आई कहानी समझ में? व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर? Resultant vector is that single vector which produces the same effect as produced by all other vectors together। समझ आ रहा है? ऐसे बात करते या जैसा ही लिखा हुआ है वैसे। The resultant of two or more vector is that single vector formed by all the vectors together। देखो याद करने की कोशिश करो, what is resultant vector? Resultant vector of two or more vector, resultant of two or more vector is that single vector which produces the same effect as produced by all other vectors together। समझ गए बात को? बोलो बोलो। अभी डेफिनेशंस करते जाओ कि टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, आगे चल के और अच्छे से समझ आएगा आपको। नेगेटिव वेक्टर भी बहुत सिंपल है। नेगेटिव वेक्टर बहुत सिंपल है, सुनो। एक ऑब्जेक्ट पे आपने 10 न्यूटन फोर्स यहां लगाया हुआ है, समझ आ रहा है? उसी ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही मैग्नीट्यूड वाला, बस डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, इसको बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। ये बोलेंगे कि ये उसका नेगेटिव है क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। नहीं समझे क्या बोला मैंने? जैसे यहां पर सिंबॉलिकली बताया गया कि मेरे पास ए बार है, इसका लेंथ देख लो, यहां पर लेंथ से आप मैग्नीट्यूड कंपेयर करोगे, तो इसका लेंथ और इसका लेंथ क्या है? मतलब मैग्नीट्यूड क्या है? अच्छा, डायरेक्शन देख लो, अपोजिट है, तो ए बार और बी बार अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन लेंथ आपको सेम दिखाई दे रही है, मैग्नीट्यूड क्या है? तो दीज आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर्स। क्या बोलेंगे? ए बार बी बार का नेगेटिव और बी बार ए बार का नेगेटिव है। समझ गए बात को? अच्छा, इसको इक्वेट करके हम लोग कैसे बताते हैं? हम लोग ए बार और बी बार को क्या बराबर बोल सकते हैं? क्या ये सही हो सकता है? दो वेक्टर कब बराबर होते हैं? जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर। हाँ, तो ये ऐसे बराबर नहीं होगा। अगर मैं इधर नेगेटिव लिख दूं तो ये बराबर हो जाए। इसका क्या मतलब है? सुनो, ए बार नेगेटिव ऑफ बी बार, इसका मतलब बी बार का जो भी डायरेक्शन है उसका उल्टा ए बार होगा। समझ आ रहा है? और मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम रहेगा, डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड बराबर है। कुछ आई बात समझ में? दो वेक्टर अगर क्या नाम है अपोजिट नेगेटिव वेक्टर्स हैं और मैग्नीट्यूड बराबर है, उनको कैसे लिखा जा सकता है? ऐसे। समझ गए? अच्छा, इधर सुनो, अगर नेगेटिव वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर इज वेक्टर ऑफ, क्या लिखा हुआ है जरा देखो ये वर्ड, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू दैट ऑफ गिवन वेक्टर, गिवन वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। और एग्जांपल में ये, समझ गए बात को? और आप चाहें तो ये रिलेशन लिख लीजिए नीचे, ए बार इज इक्वल टू माइनस बी बार। अच्छा, अगर मैं इसको बी बार इज इक्वल टू माइनस ए बार लिखूं तब भी सही होगा? हाँ, याद रखिए बात को। अच्छा, दो वेक्टर्स को हम लोग नेगेटिव वेक्टर्स क्यों कब कहेंगे? जब दोनों का क्या सेम होना चाहिए? मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और क्या? अपोजिट होना चाहिए, अलग नहीं, अपोजिट। डिफरेंट मतलब कुछ भी डायरेक्शन हो सकता है। नेगेटिव कब होगा? जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अंडरस्टूड बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन मार्क करते जाओ। पहले तो शुरुआत में आपको पूरा डेफिनेशन ही याद करना है। ये इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? अभी इसको बता चुका है इसके अंदर। इक्वल कब कहेंगे? दो वेक्टर को बराबर कब कहेंगे? बराबर। देख लो यहां पर एरो करके बनाया हुआ, क्या इनका लेंथ सेम है दोनों का? मतलब मैग्नीट्यूड। अच्छा, डायरेक्शन भी आपको सेम दिखाई दे रहा है। दीज आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। समझ गए कहानी? चलो इधर पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। टू वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंटिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, एक और बात, ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी
वेलोसिटी होना चाहिए। ये एक्सेलरेशन है तो ये भी, ये अगर फोर्स है तो ये भी, तभी बोलेंगे इक्वल ना। अगर ये एक्सेलरेशन और ये फोर्स है तो इक्वल कैसे होगा भाई, फिजिकल क्वांटिटी सेम नहीं है। इसलिए यहां पर डेफिनेशन में थोड़ा और स्पेसिफाई क्या किया हुआ है, टू वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए, आर सेट टू बी इक्वल, इनको इक्वल कहेंगे, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो टू वेक्टर्स आर सेट टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हाँ हाँ, सेम फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन शॉर्ट में लिखो ना आप, लेकिन समझने वाली चीज है वहां पर। इसको शॉर्ट कर सकते हो बच्चों आप, कैसे करेंगे शॉर्ट इसको, अगर आप फिजिकल क्वांटिटी ये इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते यहां पर, तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव, मेन ये वर्ड है, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। और ये एग्जांपल हो गया, अंडरस्टूड। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, जीरो वेक्टर पढ़ लिया, रिजल्टेंट वेक्टर पढ़ लिया, नेगेटिव वेक्टर और इक्वल वेक्टर, यानी टोटल अभी 4 टाइप के वेक्टर्स पढ़ चुके। अच्छा, इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे नहीं भी दिए हुए, कोप्लेनर वेक्टर्स है, कॉन्करेंट वेक्टर्स है, वो सब नहीं दिया हुआ है, तो जितना दिया है अभी फिलहाल उतना ही पढ़ना आपने को। को इनिशियल वेक्टर्स, चलो नेक्स्ट, ये पोजीशन वेक्टर भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शॉर्ट में आप इसको पीवी भी बोलते हैं, पीवी पोजीशन वेक्टर, ठीक है। मतलब 12th में जब आप मैथ्स में एक वेक्टर चैप्टर पढ़ोगे, यहां पर अगर आप क्या नाम है, फिजिक्स में सीख जाते हो अच्छे से वेक्टर क्या है चीजें, ठीक है, तो आपको 12th के मैथ्स के चैप्टर में भी आसानी होगी। समझ आ रहा है? या तो वो चैप्टर पढ़ लेते तो ये फिर हलवा हो जाता, क्योंकि वो पूरा एक बड़ा चैप्टर पढ़ते हो आप। अच्छा, पोजीशन वेक्टर, अ वेक्टर विच गिव्स पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट अ पॉइंट। देखो सुनो, इस डायग्राम में आपको क्या समझ आ रहा है, यहां पर कोई पॉइंट है, पी पॉइंट है, क्या ये, और हमने क्या बना दिया, एक्स वाई कोऑर्डिनेट ये बना दिया, एक्स वाई एक्सेस बना दिया, ठीक है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से इस पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट होगा कि नहीं होगा, एक्स कॉमा वाई, ऐसे होगा कि नहीं हो। अच्छा, इस पॉइंट को दर्शाने वाला वेक्टर, दिखाने वाला वेक्टर, बताने वाला वेक्टर पोजीशन वेक्टर होगा। तो यहां पर इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से ये पॉइंट कहां है, इस डायरेक्शन में। समझ आ रहा है? तो दिस इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। आर लिखा है तो रिजल्टेंट नहीं है, पोजीशन है। पोजीशन वेक्टर को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हाट इज दिस, पोजीशन बताने वाला वेक्टर, सिंपली बता दो, ठीक है। आर बार हम लोग बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं क्या, पोजीशन, पोजीशन बताने वाला वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, कैपिटल आर लिखते हैं अपन उसको। समझ आ रहा है? अच्छा, अभी सुनो एक और बात, थोड़ा सा फिजिकली यहां पर बात करते हैं। अभी ये तो 2 डायमेंशन में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, थोड़ा सा मैं स्पेस में चलता हूं। कहां पर? स्पेस में, मतलब उधर स्पेस नहीं, 3 डायमेंशन बात करेंगे। 3 डायमेंशन में 3 एक्सिस लिया जाएगा। कितना एक्सिस लिया जाएगा? सुनो, अब एक्स वाई जेड एक्सिस कैसे बनेगा, सुनो, ठीक है, ऐसे, ये देख पा रहे हो, ठीक है। अच्छा, ऐसा आपको ये जो कॉर्नर मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा क्लास में कहीं पर दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, ये वो कॉर्नर देख लोगे तो वहां पर एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे, और एक ऐसे वर्टिकल जा रहा है, देख रहे हो? ये कहां फिट बैठेगा, ये इधर ही ना, ये वाले कॉर्नर में, सही है। और ऐसे यहां पर भी फिट कर सकता हूं, ऐसे घुमाना पड़ेगा। अच्छा, आप सुनो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसको निकाल, यहां पर है कोई ऑब्जेक्ट, यहां पर है, तो इसका पोजीशन बताने वाला वेक्टर क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम? कहां से बनाऊंगा मैं? यहां से, ओरिजिन देख रहे हो, यहां से ऐसे एक ड्रॉ करूंगा, तो यहां से एक, ये क्या बन गया, व्हाट इज दिस, पोजीशन वेक्टर। तो ये जो पेंसिल बनाया मैंने यहां पर, ये वाला, ये वेक्टर कौन सा वेक्टर कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। कुछ आई बात समझ में? ये स्पेस में बताया, 3 डायमेंशन में।
2 डायमेंशन में रहेगा तो ठीक है। हाँ, तो यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट कहां पर है, किस पोजीशन पर है, ये वेक्टर बता रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। समझ गए? तो आपको सिर्फ 2 डायमेंशन वाला बताया, मैंने आपको 3 डायमेंशन वाला भी बता दिया। तो आई होप समझ में आ गया। अच्छा, इस वेक्टर को लिखा कैसे जाएगा, सुनो, आगे चल के अभी यूनिट वेक्टर भी अपन बात करेंगे, लेकिन मैं पहले से बता देता हूं कि आर बार को लिखा कैसे जाता है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई। जब ये 3 डायमेंशन में होता है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। जेड कॉमा करके क्या लेकर आएगा, 3 डायमेंशन स्पेस में होता है तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस ना, तो तीनों के कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अच्छा, अब सुनिए एक और बात, आगे चल के यूनिट वेक्टर बताऊंगा मैं। एक्स एक्सिस पर यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, क्या होता है, और वाई एक्सिस पे यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, जेड एक्सिस पर होता है के कैप। उसके बारे में आगे ही पढ़ने वाले, लेकिन फिलहाल मैं आपको यहां बता देता हूं, ये लिख लेना मैथमेटिकल स्टेटमेंट। सुनो, आर बार का कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, इसका वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, एक्स साथ में आई कैप प्लस वाई साथ में जे कैप। हाँ, अगर ये z कोऑर्डिनेट होगा तो प्लस z के कैप, ऐसे लिखा जाएगा। ये डायग्राम में इतना लिख लीजिए जो मैंने बताया फिलहाल, ये अभी समझ में आएगा आपको यूनिट वेक्टर के बाद, लिखने का तरीका समझ लो। ए फॉर एग्जाम्पल बच्चों, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये पूछता, बोलता कि यहां पर जो है ना 2,3 है, ऐसे बोल देता 2i कैप प्लस 3j कैप हो जाता। समझ गए बात को? हाँ, अच्छा, आप बोलेंगे सर ये आई कैप क्या है, जे कैप क्या है, तो कैप वाली कहानी अभी बता दिया था मैंने, है ना। क्या ये यूनिट वेक्टर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, और यूनिट वेक्टर कौन है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और जो पर्टिकुलर डायरेक्शन बता रहा हो। आई कैप कौन सा डायरेक्शन बताएगा, एक्स एक्सिस का, जे कैप कौन सा डायरेक्शन बताएगा, और के कैप कौन सा डायरेक्शन बताएगा। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है कि जो पोजीशन वेक्टर है आपका, ये एक्स एक्सिस में एक्स दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, और वाई एक्सिस में वाई दूरी पर है। तो यहां पर अगर ये इतना ऐसे बता दूं तो इनके बीच का इधर आएगा ना, मतलब पॉइंट, मतलब ये ऐसे बता रहा है कि यहां पर ये एक्स दूरी पर है एक्स एक्सिस पर, और यहां पर ये वाई दूरी पर। तो बेसिकली ये कहां है, यहां है, इधर है। समझ आ रहा है? तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस में एक्स दूरी पर है, वाई में वाई दूरी पर है। समझ आ रहा है? तो बेसिकली ऐसे आ गया, यहां पर होगा। सिर्फ अगर मैं बच्चों ऐसे लिखता आर बार इज इक्वल टू ओनली एक्स आई कैप, तो बताओ ये कहां होता, एक्स एक्सिस पे होता, कहां होता, यहां होता, इधर होता। समझ आ रहा है? वाई वाला तो है ही नहीं ना, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट होता। अगर मैं सिर्फ लिखता वाई जे कैप, ओनली वाई जे कैप लिखता, तो ये यहां होता, लेकिन मैंने दोनों लिखा है, तो अभी एक ही आदमी दो जगह कैसे हो सकता है, प्लस करके लिखा, मतलब ये किधर होगा, इधर हो। समझ गए कुछ कहानी? तो बीच में होगा, एक्स और वाई के एक्स वाई प्लेन में होगा। सुनो, जब ये दोनों प्रेजेंट होते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि एक्स और वाई के प्लेन में है ये कहीं पर। समझ आ रहा है? सिर्फ एक्स वाला रहेगा तो एक्स एक्सिस पर है, सिर्फ वाई वाला रहा तो वाई एक्सिस पर है, सिर्फ जेड वाला रहा तो जेड एक्सिस पर है। लेकिन अगर इनके कॉम्बिनेशन होंगे मतलब इनके प्लेन में होगा। अगर तीनों होगा तो स्पेस में है, प्लेन में नहीं है। समझ आ रहा है कहां पर है? अगर दो होगा तो आप बोलेंगे प्लेन में, जैसे एक्स और वाई दिया हुआ है तो आप बोलोगे एक्स वाई प्लेन में। अगर वाई और जेड दिया हुआ है, वाई जेड प्लेन में। एक्स और जेड दिया हुआ है, एक्स जेड प्लेन में। आप बोलेंगे सर प्लेन कितने होते हैं, कितने प्लेन हो सकते हैं, कितने पॉसिबिलिटीज है। प्लेन, प्लेन समझ आता है? रुक जाना, आर बार पोजीशन वेक्टर। ये देखो बच्चों, ये आप मान लीजिए दिस इज वाई एक्सिस, अकॉर्डिंग टू दिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये वाले को जेड ले रहा हूं। हम लोग इसको घुमा भी सकते हैं, इसको जेड ले सकते हैं, इसको वाई ले सकते हैं, इसको एक्स ले सकते हैं, इसको वाई, इसको एक्स, इसको जेड,
चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल क्या है, दिस इज एक्स एक्सिस और ये कौन है, वाई एक्सिस, और ये वाला कौन सा है, जेड एक्सिस। अब ये वाला, अगर ये दोनों एक्सिस की बात करें, ये वाला, ये कौन सा है, ये वाला y, और ये कौन सा है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर पे है तो वो वाई जेड प्लेन में हो, इधर होगा वाई जेड प्लेन में होगा, समझ रहे हैं, इधर पे है एक्स वाई प्लेन में, अगर इधर है, नहीं आई बात समझ में, ठीक है। तीन मेजरली मेन ऐसे प्लेन पॉसिबल है, लेकिन इसके अगर नेगेटिव लूंगा मैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो यहां भी आएगा, लेकिन आएगा क्या, वही, समझ आ रहा है। तो मेजरली तीन ही टाइप के आपके वहां पर प्लेन बनने वाले, फिर उसमें नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर जो है ना और बढ़ जाते हैं, अंडरस्टूड। ओके, तो पोजीशन बताने वाला वेक्टर पोजीशन वेक्टर, पोजीशन बताने वाला वेक्टर पोजीशन वेक्टर। अच्छा, अभी हमारे पास है यूनिट वेक्टर, कौन, ये लास्ट वेक्टर अभी पढ़ने जा रहे हैं, इसके अलावा भी और है जो कि अपने को दिया नहीं है, लेकिन इतने ही आपको स्टेट बोर्ड में अभी इतने ही पढ़ने। यूनिट वेक्टर नाम में छुपा ही है, यूनिट यानी, अच्छा इसके पहले याद करो जीरो वेक्टर पढ़ा था आपने, उसके भी नाम में छुपा था जीरो, जीरो मतलब जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर क्या होगा, जिसका मैग्नीट्यूड वन हो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जीरो वेक्टर और यूनिट वेक्टर बहुत आसानी से पढ़ सकते हो। जीरो वेक्टर क्या हुआ करता था, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर क्या होगा, जिसका मैग्नीट्यूड वन इन अ पर्टिकुलर, जैसे जैसे अभी कुछ जो स्टैंडर्ड हमारे पास यूनिट वेक्टर है वो मैं बता दे रहा हूं, यूज भी किया हमने, आई कैप, जे कैप और के कैप। इधर इधर ध्यान दे, आई कैप कौन है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है। अगर किसी भी नंबर के साथ आई कैप लगा देता हूं, इसका मतलब उसका डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस का। प्लस आई कैप अगर दिखाई दे रहा है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और माइनस आई कैप दिखाई दे रहा है, देखो एक बात समझ लो, आई कैप दिखाई दे रहा है एक्स एक्सिस होगा डायरेक्शन, प्लस आई कैप होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन, माइनस आई कैप होगा, समझ गए बात को। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर आपको बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 4 आई कैप हुआ है, तो बताओ कहां हुआ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब ये ऐसा डायरेक्शन बनेगा, ठीक है। और एक किसी ऑब्जेक्ट का क्या नाम है, डिस्प्लेसमेंट -4 आई कैप हुआ है, तो डायरेक्शन आपको समझ आ रहा है कुछ, कैसे बनाओगे इसको, ऐसे बनाओगे, समझ गए। अच्छा, मान लो मैंने बोल दिया 2j कैप, क्या डायरेक्शन होना चाहिए, वाई एक्सिस अगर आप ऊपर की तरफ कंसीडर करते हो तो ये ऊपर हो जाएगा, और -2j कैप, आ रहा है समझ में। जेड एक्सिस अगर इधर बनाते तो ऐसे बना नहीं पाओगे ना आप, तो उसके लिए हम लोग कैसे बनाते हैं, ऐसे क्रॉस बनाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं 2k कैप, 2k कैप, तो ये बेसिकली इधर आ रहा है, जो मैं ऐसे बना रहा हूं इसका मतलब ये ऐसा है, समझ आ रहा है। जैसे मैं 3 एक्सिस बनाऊंगा ना कभी भी आगे चल के, तो देखो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, इसको मान लीजिए आप वाई एक्सिस, जेड एक्सिस अभी हवा में तो ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते ना, तो इसके लिए ऐसे बनाया जाता है। तो इसका मतलब आप समझिए, कहीं पर भी ये ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, दिस इज कमिंग आउट ऑफ द पेज और आउट ऑफ द बोर्ड, स्पेस वाला है, ये यहां आ रहा है, फील होना चाहिए इसका, ऐसा डायग्राम आप लोगों ने देखा होगा ना, समझ आ रहा है। हाँ, तो ये किधर आ रही है, ये लाइन ऐसे नहीं जा रही है, ये बाहर आ रहा है, किधर आ रहा है, बाहर आ रहा है। चलो आगे बात करते हैं, आई होप ये समझ में आ गया। कौन बताएगा स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई और जेड एक्सिस क्या है, आई कैप, जे कैप और के कैप। अच्छा, यूनिट वेक्टर का हम लोग फॉर्मूला भी देखेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनता है। अभी सुनेंगे बात को, यूनिट वेक्टर का हमारे पास फॉर्मूला क्या है पता है, ऊपर वेक्टर लिखा जाता है और नीचे उसका मैग्नीट्यूड होता है। ऐसा क्यों बनाया गया होगा फॉर्मूला, थोड़ा सा उस पर डिस्कस करते हैं। सुनो,
मान लीजिए आपके पास कोई डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, और ये 4i कैप हुआ है। कितना हुआ है? 4i कैप। हाँ, इसका यूनिट वेक्टर आपको सीधा समझ आ रहा है क्या है? आई कैप यूनिट वेक्टर क्या है? आई कैप है ना। अच्छा, ये आई कैप कैसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आता है, सुनो। यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला बताया मैंने? ओके, तो वेक्टर मतलब ये पूरा हो गया ना, तो इधर लिखूंगा मैं 4i कैप। सही है। और नीचे इसका मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता था? सिर्फ 4। जो नंबर होता है वो कौन होता है बच्चों? ए, जो नंबर लिखा हुआ है वो कौन है? कितना है? 4। और पूरा वेक्टर मतलब 4i कैप। तो यहां क्या लिखूं? सिर्फ 4। 4 से 4 क्या हुआ? आ गया ये मैं आपको जो नोन टू अननोन पे जाएंगे अभी, समझ आ रहा है? आपको पता था कि आई कैप आने वाला, यूनिट वेक्टर वही है। तो ऐसे कोई भी वेक्टर होगा, कोई भी वेक्टर होगा, उसका यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला होगा? उसका वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। फॉर्मूला बताने के लिए आपको मैं बता रहा हूं। ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है सभी बच्चे? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। सभी बच्चे अभी इन जनरल अगर मैं बात करूं, पेंसिल से ऐसे लिख के रखना, पेंसिल से लिख के रखना, व्हाट इज यूनिट वेक्टर वर्ड्स में? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। याद रखिए इस बात को। एक कोई मेरे पास कोई वेक्टर है एम बार। कौन है? एम बार। और वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसे बोला जाता है। इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है पता है? मॉड ऑफ एम बार। क्या बोलेंगे? ये आपका कौन है? वेक्टर। ये कौन है? मैग्नीट्यूड। क्या है ये? सॉल्व कैसे करते हैं बताऊंगा मैं, लेकिन अभी आप समझो, इसका सिंबल समझो। एम बार लिखा है मैंने। कोई एम मेरे पास जैसे ए बी सी डी होता है वैसे एम है, कोई वेक्टर है, उसके ऊपर बार लिखा हुआ है। ये एक वेक्टर है। क्या है ये? तो वेक्टर को ऐसे दर्शाया जाता है। कोई वेक्टर मेरे पास पी वाला है तो उसको कैसे लिखोगे आप? पी बार लिखोगे। कोई वेक्टर आपके पास क्यू है तो आप लिखोगे क्यू बार। तो बेसिकली बार लिख दिया जाता है ऊपर, और अगर बार को हटा दिया तो वो मैग्नीट्यूड है, यानी डायरेक्शन हटा दिया, मैग्नीट्यूड है। याद करो अभी 4i कैप लिखा था, डायरेक्शन बताने वाला आई कैप था। अगर आई कैप हटा दिया तो 4 बचता है, वो क्या था? मैग्नीट्यूड। तो ध्यान रखिए, एम बार को अगर मैं एम लिख दूं तो ये मैग्नीट्यूड है, या मॉड लगा दूं तो बेसिकली ये मॉड क्या करता है? इसके डायरेक्शन को हटा देता है। समझ आ रहा है? तो मॉड ऑफ एम बार भी लिखना सही है, सिर्फ एम लिखा तभी भी सही है। तो मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका सीखो अभी। वेक्टर कैसे लिखोगे? ऊपर बार लिख दोगे। ए, वेक्टर कैसे बताओगे कोई क्वांटिटी को? ऊपर बार लिख दोगे। बार लिख दिया मतलब वेक्टर है, उसी में मॉड लगा दिया, मैग्नीट्यूड हो गया। या बार हटा दिया, बार वाले में मॉड लगा दिया तो भी मैग्नीट्यूड हो गया, या बार को हटा दिया। देखो ये और ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। मॉड ऑफ एम बार बोलो या सिर्फ एम बोलो, इसका मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। जैसे अभी ये पी बार है बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिख सकते हो आप? मॉड ऑफ पी बार या ओनली पी। इसको यह भी तरीका सीख रहे हैं हम लोग, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, वो बात की कहानी है। अभी सिर्फ रिप्रेजेंटेशन सीख रहे हैं कि कोई वेक्टर को जब वेक्टर दिखाना है तो कैसे लिखा जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड बात करना है तो कैसे लिखा जाएगा। ये बात समझ में आ गई क्या? हाँ, वो जैसा रहेगा वैसे ही लिखेंगे। अगर वो स्मॉल में दिया है तो स्मॉल में लिखा जाएगा। जैसे अभी मान ले, चल स्मॉल आर बार कर देता हूं मैं, स्मॉल आर बार। मॉड, मॉड में लिखा तो क्या हो गया ये? या सिर्फ ये कौन हो गया और ये कौन हो गया? ये ऊपर वेक्टर हो गया, नीचे क्या हो गया? सही समझ आया क्या बोल रहा हूं? सिर्फ रिप्रेजेंटेशन सीखा है अभी हमने। समझ आ रहा है? इसको लिखते कैसे हैं, पहचानते कैसे हैं। अच्छा, अब मैंने आपको सवाल क्या पूछा था बताओ? यूनिट, अच्छा फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, अच्छा फॉर एग्जांपल ये मेरे इधर ध्यान दे, मेरे पास कोई एक वेक्टर है एम बार। कौन है? इसका यूनिट वेक्टर लिखना है। तो यूनिट वेक्टर के लिए हम लोग कोई अनदर वेक्टर, अदर वेक्टर्स के लिए
u किसका लिख रहा हूं, m का, तो इधर पे m लिख देता हूं और इस पर टोपी पिना देता हूं। तो व्हाट इज दिस, यूनिट वेक्टर ऑफ m, समझ आ रहा है, यूनिट वेक्टर ऑफ m बार या m बोल सकते हो, इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, वेक्टर अपॉन, अच्छा m का वेक्टर क्या होगा, ये होगा, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, या सिर्फ m भी लिख सकते हो आप। कुछ आई बात समझ में, नहीं आया, खत्म। यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन। ये मैग्नीट्यूड में कोई चेंज, इसका एक और फील बताता हूं मैं आपको। मॉड ऑफ m बार मतलब m होता है, m से m कैंसिल कर दिया तो सिर्फ एरो बचा, मतलब यूनिट वेक्टर ओनली डायरेक्शन बताता है। यूनिट वेक्टर क्या बताता है, सिर्फ, याद रखिए, डायरेक्शन बताने के लिए इस्तेमाल करने वाला क्वांटिटी है। समझ आ रहा है, ओके चलो। A vector having unit magnitude in a given direction या in a particular direction is called unit vector in that direction, या इतना भी लिख दिया बस हो गया बच्चों, इतना भी लिख दिया बस हो गया। ठीक है, अगर मेरे पास कोई m बार नॉन जीरो वेक्टर है जिसकी वैल्यू जीरो ना हो, मैग्नीट्यूड यही होगा कि नहीं, ठीक है। यूनिट वेक्टर अलोंग, देखो उधर पे नेक्स्ट पेज पर फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, नेक्स्ट पेज मतलब इसी पे राइट साइड में, ये देखो क्या लिखा हुआ है, क्या आपको ये फॉर्मूला समझ आ रहा है, ये वाला, क्या ये फॉर्मूला समझ आ रहा है। यहां से मैं एक और चीज क्लियर कर देता हूं बच्चों, मैं अगर इसको यहां भेजूंगा, ठीक है, तो m बार इज इक्वल टू क्या बनेगा फॉर्मूला, या मैं ऐसे ही बना दो, चलो m इंटू यू एम कैप इज इक्वल टू, किसी भी वेक्टर को कैसे लिखा जा सकता है, उसका मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर को, किसी भी वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड और साथ में यूनिट वेक्टर, तभी तो वेक्टर होगा ना, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन कौन बताएगा, यूनिट वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड बता रहा है और ये डायरेक्शन बता रहा है, तो ये मेरा पूरा कौन हो गया, वेक्टर हो गया। तो एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इट्स मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन इनटू यूनिट वेक्टर। एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट, मैं दोनों कहानी बता रहा हूं आपको। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ऐसे याद रखना है, हमेशा एम थोड़ी होगा, ये तो सिंबल यूज किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोल दूं आपको पी बार एक वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो आप बोलोगे यूपी कैप मॉड ऑफ, अब बताया ना, एम को भूल जा रहे भाई, पी बार है तो पी बार अपॉन मॉड ऑफ पी बार होगा ना, एम बार का को आएगा इधर पे, बहुत देर में समझ में आया इधर। ऐसे ही अगर मैं ए क्यू बार लिख दूं, उसका यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिखने बोलूं तो क्या लिखोगे, क्यू बार अपॉन मॉड ऑफ क्यू बार, या सिर्फ क्यू भी लिख सकते हो आप। कुछ आ रही है कहानी समझ में, हाँ। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका आप सीखोगे आगे चल के, फिलहाल अभी आप उन सिर्फ फॉर्मूला देख रहे हैं। ये आगे सुनो, आई कैप जे कैप के कैप यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, समझ आ रहा है, ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब जैसे एक्स वाई, समझ आ रहा है, वाई जेड, तो रेक्टेंगल बनता है उसमें, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, या थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। थ्री डायमेंशनल समझ आ रहा है, एक्स वाई जेड एक्सिस, तीनों इसमें। ए व्हाट इज आई कैप जे कैप एंड के कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, समझ आ रहा है, इन अ थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, किसके अंदर, थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। अच्छा अभी देखो, ये देखो आपको समझ आ रहा है क्या, अगर मैं आपसे ये कहूं यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये किसके बराबर होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, ये हमने स्टैंडर्ड मान लिया हुआ है, ठीक है। आप इस सिंबल का इस्तेमाल नहीं करोगे एक्स वाई जेड के लिए, इनका इस्तेमाल करोगे, समझ गए। अच्छा अगर मुझे आई कैप का फॉर्मूला लिखना है, आप
तो उसका वेक्टर मैग्नीट्यूड। जे कैप का फॉर्मूला लिखना है। आ रही बात समझ में? अरे बोल दो। समझ गए? इजीली हो गया। तो हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स करे, और भी टाइप्स है जो अपने को अभी स्टेट बोर्ड में नहीं पढ़ना है। कोप्लेनर वेक्टर है, कोलिनियर वेक्टर है, समझ आ रहा है, पैरेलल वेक्टर है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स है, और भी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स है, इन्हीं को इनिशियल वेक्टर्स है। लेकिन अभी फिलहाल जितना है उतना ही पढ़ना है, ठीक है? ठीक है। अब वेक्टर ऑपरेशंस क्या है? हो गया क्या? अच्छा, इनडायरेक्टली ऐसा बोलना बस। हाँ अच्छा हुआ वैसे नहीं बोला। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी। टाइप्स ऑफ वेक्टर अच्छे से कर लीजिएगा ये पूरे।